22 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र व रामनवमी को लेकर के योगी सरकार ने इस बार विशेष कार्यक्रम करने जा रही। योगी सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि तमाम जो जिले के डीएम हैं व मंडलायुक्त हैं वो अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि इस बार जो नवरात्र होंगे, नवरात्र में जो उत्तर प्रदेश के मंदिर हैं और साथ ही साथ जो शक्तिपीठ हैं वहाँ पर सप्तशती पाठ, साथ ही साथ देवी जागरण के अलावा तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं रामनवमी के दिन अखंड पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर के जिलों के डीएम व मंडलायुक्त को निर्देश दिया गया है कि वो जो कलाकार हैं उनका चयन करें। साथ ही साथ योगी सरकार की ओर से इस बार इन कार्यक्रमों को कराने के लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि हर जिले को प्रदान की जाएगी। जिस रामचरितमानस का सहारा लेके जो तमाम विपक्षी पार्टियां थीं वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रही थी, उसी रामचरितमानस को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विपक्ष के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। दरअसल पूरे प्रदेश में अब सरकारी खर्चे पर जिलों में रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती के पाठ का आयोजन सरकार कराएगी। फिलहाल एक तीर से सरकार ने 2 निशाने लगाए हैं। अगर विपक्ष इस बात का विरोध करता है तो भी इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है, और अगर विरोध नहीं भी करता है तो भी इसका पूरा का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से लेकर नया मामला सामने आया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में रोटेशन आरक्षण को लेकर सवाल उठे हुए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रोटेशन आरक्षण को लेके इसलिए सवाल उठे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोटेशन आरक्षण व्यवस्था लागू है, पर माना जा रहा है पिछले कई चुनाव में इसकी अनदेखी की गई थी, जिस तरीके से ये रोटेशन आरक्षण की जो व्यवस्था है उसके तहत किसी भी वर्ग को बार बार आप लाभ नहीं दे सकते हैं। पर माना गया है कि 1-2 चुनाव को छोड़ दिया जाए, बाकी तमाम चुनाव में मेयर और अध्यक्ष जैसे पदों पे 1 बार की नहीं, 2 बार नहीं, तमाम बार उन सीटों को आरक्षित करके लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये रिपोर्ट दी है आयोग ने सिफारिश करने के बाद माना जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से तमाम अधिकारियों के खिलाफ जांच भी शुरू होगी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने चाह के अपने मन के मुताबिक तमाम सीटों को आरक्षित किया है और किसी एक वर्ग को लाभ देने की कोशिश भी की गई है। अब तमाम अधिकारी इन जद पे है। माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिश के बाद इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जांच भी बैठाई जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर संगम नगरी प्रयागराज से आ रही है। 2 दिन पहले प्रयागराज पुलिस ने सुधांशु उर्फ बल्ली पंडित को गिरफ्तार किया था। सुधांशु उर्फ बल्ली पंडित वही है जो अतीक के लिए काम करता था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में बल्ली पंडित ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। बल्ली पंडित ने बताया कि किस तरीके से हर महीने अतीक अहमद रंगदारी वसूलता था, और भी कई ऐसे राज हैं, ऐसे काले कारनामे हैं अतीक अहमद के जो बल्ली पंडित ने पुलिस के सामने खोले हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार जिस तरीके से प्रयागराज की पुलिस, एसटीएफ की टीम और एसओजी की टीम उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों में जाकर छापेमारी कर रही है, इन शूटरों को पकड़ने की कवायद कर रही है, निश्चित तौर पर बल्ली पंडित का ये बयान और बल्ली पंडित से जो भी पुलिस ने पूछताछ की है वो काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। और प्रयागराज पुलिस का दावा है कि जल्द ही ऐसे हमारे पास सबूत मिले हैं जिनसे इन अपराधियों की धरपकड़ जल्दी की जाएगी और जल्द से जल्द ये सलाखों के पीछे होंगे। विवेक पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। कल देर शाम वो दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन पहुंचे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली एक बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सम्मिलित होंगे। ये बैठक उत्तरी सीमाओं के अव्यवस्थापना के संबंध में है और इसकी समीक्षा बैठक एक तरीके से इसे कहा जा रहा है। और इस बैठक का आयोजन करीब 5 बजे होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। तो निश्चित रूप से खासतौर पे उत्तरी सीमाओं की बात करें तो उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसको किस तरीके से और विकास दी जा सके और समन्वय किस तरीके से बनाया जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्रालय लगातार इस तरीके की जो बैठकें हैं वो करता रहा है ताकि जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा और बेहतर की जा सके। इसके अलावा सीमाओं के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको विकास की जो रफ्तार है वो दी जा सके। गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने विरोध स्वरूप हाथों में गन्ने लेकर सदन में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अंत में कांग्रेसी विधायक सदन के बाहर ही धरने पर बैठ गए और हाथों में गन्ना लेकर विरोध दर्ज कराने लगे। कांग्रेसियों की मांग है कि राज्य सरकार ने आखिर एमएसपी अभी तक गन्ने पर क्यों जारी नहीं किया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी दावा यह करती है कि वो किसानों की आय को दोगुनी करेगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, गैरसैंण।
गाजियाबाद के मोदी नगर से पुलिस कर्मियों द्वारा एक दाल व्यापारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें आला अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए 4 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले भी एक युवक के साथ बस में सफर करते हुए मारपीट हुई थी, जिसको लेकर वह चौकी पर पहुंचा था, जिसके साथ भी उसकी कार्रवाई न करते हुए मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें एसीपी रितेश त्रिपाठी उस मामले की जाँच कर रहे थे। अंदर स्कूली बच्चों को तालिबानी सजा दी गई है। यह पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र अग्रवाल मंडी टटीरी का है, जहां पर बच्चों को फीस न जमा करने पर और बाल बड़े करने पर यह सजा दी गई है। देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो परिजनों ने आक्रोश किया है और हंगामा किया है और मामला अब कोतवाली में आया है। मामले की तहरीर आई है, जिसमें पुलिस छानबीन कर रही है और स्कूल के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके द्वारा ये पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। अब देखना है कि बागपत पुलिस इस पर स्कूल पर क्या कार्रवाई की गई। ये होली चाइल्ड स्कूल बागपत के अग्रवाल मंडी टटीरी में स्थित है, जहां पर तालिबानी सजा को दिया गया है। कैमरामैन आशीष त्यागी के साथ मैं विकास शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, बागपत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे जितने खेल में प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की बात कर रहे हों, लेकिन बुंदेलखंड में यहाँ के अधिकारी हैं वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांदा चित्रकूट धाम मंडल की, जहाँ पर अभी मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता ही नहीं हुई और बावजूद इसके प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। यहाँ पर जो प्रतिभा है, जो छात्र हैं, जो प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत से छात्र हैं जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं कि हम अपने शहर का, अपने नगर का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें देश से बाहर, देश के अंदर। उनको नर्वसता नज़र आ रही है क्योंकि वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पा रहे हैं। हम बात करें तो पिछले बार जब प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें बुंदेलखंड ने कबड्डी में प्रथम स्थान लिया था, लेकिन आज उन जो 1 से 8 तक के छात्र हैं पूरे जनपद, पूरे मंडल के, वो ऐसे प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी चिंतित हैं। अब इसमें कमी किसी की भी हो, हमने जब निवर्तमान एडी बेसिक साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं अभी नया ज्वाइन किया हूँ। अगर उन्होंने नया ज्वाइन किया है तो आखिर इसमें गलती किसकी हो? गलती किसी की भी हो, लेकिन यहाँ का भविष्य बर्बाद हो रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए यानी शर्मा। रुद्रपुर मुख्यालय में व्यापारियों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है और व्यापारी आज चौथे दिन प्रदर्शन के दौरान उन्होंने थाली और ताली का प्रयोग किया है, जिसमें वो प्रशासन से बात मनवाने के लिए बाध्य हो चुके हैं और जुलूस की भी तैयारी की जा रही है। व्यापारियों ने बताया कि आज हम थाली और ताली का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि आज मंगलवार है तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। उसके बाद व्यापारी इसी तरीके से जो प्रदर्शन है उन पर प्रदर्शन पर जारी रहेंगे। अगर प्रशासन उनकी बात नहीं मानता है तो वह जो है आगे तक जाने की कोशिश करेंगे और जो व्यापारी हैं वो पूरे बाजार में, पूरे रुद्रपुर में ये जो है जुलूस निकाला जा रहा है। थाली और ताली बजाकर जो है अपनी बात मनवाने के लिए प्रशासन को जगाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से आपको हमने लगातार तस्वीरें दिखाई हैं, तो आज भी यही मामला जो है रुद्रपुर में देखने को मिल रहा है। रुद्रपुर से राजकुमार शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में है, थाना नखासा इलाके का ये सलारपुर है, जहाँ पर एक जो विधवा थी जिसकी उम्र करीब 70-60 के आसपास बताई जा रही है, 40 साल उसको विधवा हुए हैं, उसका मर्डर किया गया है। इस मर्डर के पीछे क्या साजिश की है, किसकी स्क्रिप्ट है, यह अभी जानकारी नहीं है। फिलहाल बताया जा रहा है कि इसके 3 बेटे हैं, जो कि तीनों अलग रहते हैं। बुजुर्ग महिला यहाँ रहती है। 40 साल पहले जिसका नाम भूरी बताया जा रहा है, इस भूरी का जिस तरह से सनसनी या फिर मर्डर किया गया है, फिलहाल सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस घर में जहाँ हम लोग हैं, ये खून यहाँ पड़ा हुआ है कि धारदार हथियार जो छुरी से इसको मारा गया था। फिलहाल जब इसका एक बेटा जो बड़ा था वो कहीं किसी बाहर रहता था, जब यहाँ आया पता किया, देखा तो माँ की गर्दन कटी हुई थी। उसने आसपास रिश्तेदारों को, परिजनों को सूचना दी थी। फिलहाल सूचना पर परिजन और पुलिस यहाँ पर आई है, इसके शव को यहाँ पर लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से एक बुजुर्ग महिला की हत्या की गई है, जो कि एक विधवा थी, उसके 3 बेटे हैं, तीनों बेटे अलग रहते हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं बताई जा रही है। फिलहाल पूरी तरह से यहाँ पर सीओ के अलावा एडिशनल एसपी और उसके अलावा पुलिस टीम आई है, पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या साजिश है, किसकी साजिश है, क्यों हत्या की गई है, आखिर कोई क्या विवाद है। लेकिन जिस तरह से पता चला है, ना तो कोई जमीनी विवाद चला है, ना ही कोई परिवार में किसी तरह की कोई बात है। लेकिन इसके पीछे जो स्क्रिप्ट किसने लिखी,
ना तो लूटपाट की कोई वारदात सामने आई है। फिलहाल उस बुजुर्ग की हत्या यहाँ कर दी गई है। लगातार पुलिस हर पहलू से कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस बुजुर्ग महिला की हत्या की है और उसके पीछे यहाँ पर पुलिस टीम, एडिशनल एसपी, सीओ और उसके अलावा जो थाना प्रभारी है यहाँ पर आए हैं। पुलिस टीम लगातार कोशिश की है, शव को पोस्टमार्टम के लिए महिला को भेजा है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है और किसने इस हत्या का स्क्रिप्ट लिखी है। विधवा जो बताई जा रही है उसका पति 40 साल पहले मर गया है। 3 बेटे हैं जो कि तीनों बेटे अलग रहते हैं। एक बेटा जब यहाँ आया उसने देखा तो माँ की यहाँ पर लाश पड़ी थी जिसकी गर्दन कटी हुई थी और जिस गर्दन से उस हथियार से काटा था वो हथियार भी यहाँ पर पड़ा हुआ था। फिलहाल हथियार को और उसके अलावा उसके शव को पुलिस यहाँ से ले गई है, पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना ये है कि किस तरह से इस हत्या के पीछे किसकी साजिश है और किस तरह से इसकी हत्या की गई है। ये बड़ा पहलू पुलिस के लिए है। फिलहाल पुलिस जांच टीम में लग गई है। अब उससे बड़ा पहलू है कि जांच के बाद क्या रिपोर्ट आती है, ये तो बड़ा सवाल जांच के बाद है। लेकिन इस टाइम गांव के अंदर सनसनी फैली है कि आखिर इसकी हत्या किसने की है। ये बड़ा सवाल सभी के लोगों पर चेहरे पर है। आगरा जनपद के थाना सैया क्षेत्र में लाखन सिंह कुशवाहा किसान ने शासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, अगर नहीं मिलता है न्याय तो करूंगा मैं आत्मदाह। किसान का तमाम आरोप है तहसील प्रशासन पर कि अंग्रेजों के जमाने का जो नक्शा चला रहा है उसको तरमीम नहीं किया गया। जहां गंभीर आरोप लगाए गए हैं लेखपाल पर भी, जो 60 बीघा अवैध रूप से जमीन को जुतवा रहे हैं। आगे देखते हैं कि कानपुर वाली घटना कहीं दोहराई न जाए। आखिरकार कौन होगा जिम्मेदार? अगर किसान को न्याय नहीं मिलता है, करता है आत्महत्या, तो आखिरकार कौन होगा जिम्मेदार? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे जितने खेल में प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की बात कर रहे हों, लेकिन बुंदेलखंड में यहाँ के अधिकारी हैं वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांदा चित्रकूट धाम मंडल की, जहाँ पर अभी मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता ही नहीं हुई और बावजूद इसके प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। यहाँ पर जो प्रतिभा है, जो छात्र हैं, जो प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत से छात्र हैं जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं कि हम अपने शहर का, अपने नगर का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें देश से बाहर, देश के अंदर। उनको नर्वसता नज़र आ रही है क्योंकि वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पा रहे हैं। हम बात करें तो पिछले बार जब प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता हुई थी उसमें बुंदेलखंड ने कबड्डी में प्रथम स्थान लिया था, लेकिन आज उन जो 1 से 8 तक के छात्र हैं पूरे जनपद, पूरे मंडल के, वो ऐसे प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी चिंतित हैं। अब इसमें कमी किसी की भी हो, हमने जब निवर्तमान एडी बेसिक साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं अभी नया ज्वाइन किया हूँ। अगर उन्होंने नया ज्वाइन किया है तो आखिर इसमें गलती किसकी हो? गलती किसी की भी हो, लेकिन यहाँ का भविष्य बर्बाद हो रहा है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए यानी शर्मा, बांदा। फिरोजाबाद में बहुत बड़ी घटना हुई है। -49 पर एक घटना हुई है जिसमें अर्टिका और एम्बुलेंस की घटना होने के साथ साथ वहाँ 5 लोगों की मौत हो गई और एक जो व्यक्ति है उसको जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। अगर देखने की बात होगी, बड़ी भ्रांत हुई है और इसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। और आला अधिकारियों की बात कही जाए तो तमाम आला अधिकारी मौके पर आ चुके हैं और जो सब है 5 लोगों का उसको मोर्चरी ले जाया गया है। हापुड़ में बढ़ते क्राइम से थर्रा जिला, पुलिस हो रही है नाकाम। पहला मामला पिलखवा का है जहां एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है और शव जंगल में फेंक दिया गया है। वहीं पुलिस कार से अनहोनी की आशंका जता रही है। वहीं दूसरा मामला कोतवाली का है जहां बदमाशों ने तमंचे की नोक पर व्यापारी से 25,000 की नकदी व सोने की ज्वेलरी की लूट की है। वहीं व्यापारियों में रोष है। अब देखना होगा कि पुलिस दोनों मामलों को कब तक सुलझाती है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए मोहम्मद ताहिर, हापुड़। विभाग वही, काम वही, सड़क अलग अलग, नतीजा वही। जी ये जुमला नहीं है, हकीकत है। जनपद पीलीभीत में रोड निर्माण को लेकर के लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो अभी कलीनगर के मतना जब्ती में वायरल हो रहा है जहां लोगों ने उस सड़क को अपने हाथ से उखाड़ दिया। हालांकि ये वीडियो नया नहीं है, पीलीभीत जनपद में पिछले 4 माह में इस तरह से 5वां वीडियो वायरल हुआ है। तो ये लगातार
ये वीडियो वायरल होने कहीं कि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो खलबली मच गई अधिकारियों में। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये आए दिन ये जो रोड उखड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है तो ये कुछ ग्रामीण लोग ऐसे हैं जो शाम को रोड बनाया जाता है और सुबह वहां वो जल्दी पहुंच जाते हैं, रोड को उखाड़ देते हैं। क्योंकि रोड नया और ताजा होता है इसलिए वो आसानी से उखड़ जाता है और उसके किनारे से वो गिट्टी को उखाड़ने लगते हैं। ये वहीं अधिकारियों का कहना है। हालांकि अधिकारियों ने ये भी कहा है कि इस तरह के करतूत करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर होगी, लेकिन क्या एफआईआर होने से शांत हो जाएगा मामला? क्या पीडब्ल्यूडी विभाग इस पर कपड़ी कैसे कसेगा? क्या ठेकेदार और उच्च अधिकारी इसको कैसे करेंगे? ये तमाम जानने के लिए होगा, ये तमाम जानने वाली बातें होंगी। बात करेंगे हरिद्वार जिले की, जहां पर रुड़की में रेप पीड़िता पर सिर्फ युवक ने तेजाब फेंक दिया, जिससे बुरी तरह युवती झुलस गई। पीड़िता को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम उसके इलाज में जुटी है। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार है। आरोपी ने रुड़की के मंगलौर नगर में घटना को अंजाम दिया। बता दें कि पीड़ित युवती ने करीब 2 हफ्ते पहले पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी। युवती ने मोहल्ले के एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। इसी बीच आरोपी युवक को चला गया और खुद को निर्दोष बताते हुए उसने अग्रिम जमानत भी ले ली। शनिवार देर रात पीड़िता डॉक्टर से दवाई लेकर के घर वापस आ रही थी और इसी बीच आरोपी युवक ने उस पर तेजाब फेंक दिया। इस मामले में युवती बुरी तरह से झुलस गई है। मैं मंगलौर पठानपुरा की रहने वाली हूँ। मैंने 25 फरवरी में एक मुकदमा दर्ज कराया था रही सदर के नाम से। पुलिस ने उसको इतना 376 धारा पे भी पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया और उसके बाद भी उसने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया है। ये एसिड अटैक कब किया है? ये 11 मार्च में। उसके बाद पुलिस ने कुछ किया है? सर अभी तक तो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, पुलिस से विश्वास? सर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। किसी पे शक है आपको इसके अलावा? सर अब एक पे हो तो बता भी सकता है इंसान। शक तो मुझे फिलहाल तो कोई मेरी सपोर्ट में नहीं है, मुझे शक। मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए एक नामांकन किया गया। वहीं महामंत्री में भी एक ही नामांकन दाखिल हुआ और कोषाध्यक्ष के लिए 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसके बाद अध्यक्ष पद पर रजत अग्रवाल 8वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। महामंत्री में दूसरी बार जगजीत कुकरेजा को निर्विरोध चुन लिया गया। चुनाव अधिकारी मदन मोहन शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष और महामंत्री पद पर एक नामांकन पत्र प्राप्त हुए। वो कोषाध्यक्ष के लिए 2 नामांकन प्राप्त किए गए, जिनकी जांच 14 मार्च को की जाएगी। उसके बाद ही चुनाव की कार्रवाई की जाएगी। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के 3 वर्षीय चुनाव का नामांकन का दिन था और आज मुख्य तौर पर अध्यक्ष पद पे 1, महामंत्री पद पे 1 और कोषाध्यक्ष पद पे 2 व्यापारियों ने नामांकन भरा है और कल नामांकन जांच और नाम वापसी की तिथि है। उसके बाद आगे की जो तिथि है वो 21 मार्च को चुनाव की तिथि है। जो मतदान होगा, अगर जरूरत पड़ती है तो मतदान 21 तारीख को किया जाएगा। आप इस 8वीं बार लगातार बिल्कुल, ये देखिए ये 8वां चुनाव है मेरा, लेकिन अगर वर्ष में माने तो ये 14 साल पूरे हो चुके हैं मसूरी ट्रेडर्स। जबकि विभिन्न पदों पर नामांकन होने थे, 5 बजे तक नामांकन होने थे, जिसमें से अध्यक्ष पद के लिए 1 नामांकन हुआ है, महामंत्री पद के लिए 1 नामांकन हुआ है और कोषाध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन हुए हैं। सभी नामांकन, हमारी जांच प्रक्रिया कल प्रारंभ होगी। नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और वैध पाए जाने पर उनको परसों के बाद सूचित किया जाएगा। 1 रैंक 1 पेंशन में हो रहे भेदभाव को लेकर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने स्थानीय झंडा चौक में एकत्र होकर नारेबाजी की। पूर्व सैनिक रैली निकालकर तहसील परिसर पहुंचे और उप जिलाधिकारी के माध्यम से 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। भारत सरकार के द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन जो अन्य पदों के उसमें बहुत सारी विषमताएं हैं और उन विषमताओं के कारण आज पूर्व सैनिक आंदोलित होकर सड़कों पर आ चुका है और गुहार लगाना चाहता है राष्ट्रपति महोदय से कि हमारी मांगों को सकारात्मक रूप से लेते हुए उनका निराकरण करने की कृपा करें। जिसके आज आप देखते हैं कि हुजूम जो आज यहाँ पे कोटद्वार के रोड पे आज
उमड़ पड़ा है। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए अपने अमूल्य समय दिया है और आज वो अपनी पेंशन की मांगों के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। मैं सरकार से पुनः आपके माध्यम से गुहार लगाना चाहता हूँ कि वे हमारी मांगों को सकारात्मक रूप से लेकर जो समानताएं, जो विषमताएं आपके द्वारा पैदा की हैं, उनको दूर करने का कष्ट करेंगे। हम पूर्व सैनिक हैं, हम लोगों का कोई व्यवसाय नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पेंशन है और पेंशन में भी इस तरह से जो OROP 2 का जो भेदभाव किया गया, वो विसंगतियों को दूर करने के लिए आज हम लोगों ने एक रैली निकाली थी और सरकार से महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना की है कि हमारे जो पेंशन में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। भारत सरकार चंपावत के टनकपुर बनबसा हाईवे किनारे एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद किया गया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और महिला के परिजनों और स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। महिला के नाक, कान और गले के जेवर भी गायब मिले। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला घर में अकेली रहती थी। उन्हें पति की सेना की पेंशन मिलती थी। उनका बेटा मोहन चंद कालागढ़ में रहते हैं। ये इनका नाम भागीरथी देवी, उम्र करीब 83 साल। ये करीब रात की पड़ी हुई थी ये गाड़ी पे। तो जैसे मैं दुकान खोली 6 बजे करीब, तो एक माली आया हमारे पड़ोसी परमानंद, उन्होंने हमें बताया भैया देखो वहाँ पे कोई पड़ी हुई है। जैसे ये आमादी में गया और जो अपने बाल और कपड़ों से मैंने पहचान की कि यहाँ हुई है। तो उसके बाद मैंने और को उनके परिवारजनों को बताया कि ऐसे ऐसे। और इसी साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। नमस्कार।